एक गंभीर मुद्दे पर, एक मुद्दे पर जिसको एक्चुअली चर्चा का विषय होना ही नहीं चाहिए, उस पर आपके सामने आए हैं क्योंकि कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री मोदी की शर्म आती है। कभी कभी व्हाट्सएप पढ़ के लगता है कितनी घटिया भाषा है, और उसके कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री वही भाषा बोलते हुए मंच से नजर आते हैं। तो इस देश का प्रधानमंत्री घटिया व्हाट्सएप लिखते हैं या इस देश को चलाने की कुवत रखते हैं, सवाल इस बात का है। असलियत यह है कि 10 साल की मोदी सरकार के बाद आज जब यह देश चुनाव के मुहाने पर आकर खड़ा है, तो प्रधानमंत्री को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाकर वोट मांगना चाहिए, प्रधानमंत्री को अपने काम गिनाने चाहिए, लेकिन उसमें नील बटा सन्नाटा स्कोर है, उसमें जबरदस्त फेल का ठप्पा लगा हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी इधर उधर की बात करके मन बहला रहे हैं लोगों का, और जब कुछ नहीं बचता है मोदी जी के पास, तो वही घिसी पिटी हिंदू मुसलमान की स्क्रिप्ट पर आकर गिर जाते हैं। 10 साल के बाद बजाय अपना काम गिनाने के, 10 साल के बाद बजाय अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के, नरेंद्र मोदी आज भी हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। यह सच है कि वो घबराए हुए हैं, यह सच है कि वो बौखलाए हुए हैं, यह सच है कि बीजेपी के अपने सर्वे, आरएसएस के अपने सर्वे का फीडबैक है कि बीजेपी 180 पर अटकी हुई है और लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है। यह भी सच है कि हमारी चाहे भारत जोड़ो यात्रा रही हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा रही, या जो हमारा घोषणा पत्र न्याय पत्र के नाम से आया, उसमें पूरी तरह से साफ हो गया है कि प्राथमिकताएं क्या हैं। हमारे घोषणा पत्र की चर्चा आप जैसे मीडिया के प्रबुद्ध साथियों ने की, विशेषज्ञों और जानकारों ने की, और विरोधियों को भी यह कहना पड़ रहा है कि यह एक बड़े व्यापक दृष्टिकोण का खाका है, यह एक ब्लूप्रिंट है भारत के भविष्य के लिए, और 10 साल में जो भी समस्याएं इस देश के लोगों पर लादी गई हैं, उन सबका कहीं समाधान भी है और क्रमबद्ध तरीके से समाधान है। और यह भी सच है, जैसा कि हमारे नेता राहुल जी ने कहा, कि यह घोषणा पत्र कुछ 2 विशेषज्ञों ने बैठकर पूंजीपतियों की सूची लेकर नहीं बनाया है। यह घोषणा पत्र भारत की आवाज है, इस देश की आवाज है। यह घोषणा पत्र उन लाखों करोड़ों लोगों की अपेक्षाओं पे, उनकी आकांक्षाओं पे, उनकी आशंकाओं और उनकी चुनौतियों के बेसिस पर बना है, जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस से, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से, हमारे लीडर से, हमारे अध्यक्ष से लगातार मिलते रहते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री घबरा गए। चर्चा शुरू हुई, प्रधानमंत्री को लगा अरे भैया क्या किया जाए। मेरा अपना मानना, और मैं दावे के साथ यह कह सकती हूं कि उनका एक चरण चुंबक उनके पास गया होगा और कहा होगा, मोदी जी कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो बड़ा अच्छा है, सब लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं बड़ा व्यापक दृष्टिकोण है, एक पूरा खाका तैयार कर दिया है भविष्य के भारत के लिए, आपको यह सब करना चाहिए था 10 सालों में। तो मोदी जी ने उससे यह नहीं कहा हाँ सही कह रहे हो, मोदी जी ने उससे कहा अरे चेले घबरा मत, अभी देख मैं अपनी अगली इलेक्शन रैली में क्या करता हूं, मुद्दे से ही भटका दूंगा। और ऐसा घटिया और शर्मनाक बयान नरेंद्र मोदी देते हैं, कहते हैं हमारे घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है। असलियत यह है कि ये वो दिल में जो इतना अथाह प्रेम, इतना प्रगाढ़ प्रेम है मुस्लिम लीग के लिए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, जो रह रह कर छलक जाता है। वो गागर इतनी भरी है प्रेम से कि वो समझती नहीं है, वो रह रह कर छलक जाती है। यह असलियत है। उनके मुस्लिम लीग की प्रेम की बात अभी मैं थोड़ी देर में करूंगी, लेकिन हमारे घोषणा पत्र पर किसकी छाप है, इसकी चर्चा पहले करना चाहती हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा घोषणा पत्र 5 न्याय के स्तंभों पर आधारित है। वो युवा न्याय है, नारी न्याय है, किसान न्याय है, श्रमिक न्याय है, हिस्सेदारी न्याय है। इसके अलावा हमने राज्यों की समस्याओं पर, सुरक्षा की समस्याओं पर तमाम बातें और बड़े व्यापक दृष्टिकोण से वो बातें दी हैं। यह भी सच है कि हमारा घोषणा पत्र लोगों की आवाज पर बना है, इसमें लोगों की अपेक्षाओं का प्रतिबिंब है। तो बताती हूं आपको इस पर किसकी छाप है।
इस पर छाप है उन करोड़ों लोगों की जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हमारी तरफ एक उम्मीद की नजर से देखते हैं। इस पर छाप है देश के युवाओं की, इस पर छाप है देश की नारियों की, इस पर छाप है देश के किसानों की, इस पर छाप है देश के श्रमिकों की, इस पर छाप है देश के उन लोगों की जो हाशिए पर है और उनकी भागीदारी और हिस्सेदारी हम सुनिश्चित करेंगे। इस पर अमिट छाप है उन लोगों की जिन्होंने 10 साल से सिर्फ जुमले झेले। इस पर उन लोगों की छाप है जो गरीब से और गरीब हो गए। इस पर उन लोगों की छाप है जिन्होंने कोरोना काल में अपनों को तड़प तड़प के दम तोड़ते देखा। इस पर छाप है उन श्रमिकों की जो चिलचिलाती धूप में सड़कों पे नंगे पैर फोपले और छाले लिए पैदल चलने को मजबूर थे। इस पर छाप है देश के उन लोगों की जिनके हक मार के धन्ना सेठों की तिजोरियां भरी गई। इस पर छाप है उन लघु मध्यम उद्योगों की जिन पर ताले पड़ गए इस सरकार की मनमानी नीतियों से। इस पर छाप है उन 700 किसानों की जो हक मांगते हुए शहीद हो गए। इस पर छाप है उन किसानों की जो हक मांगकर जब लौट रहे थे तो उनको गाजर मूली की तरह रौंद दिया गया। इस पर छाप है उन युवाओं की जो जी तोड़ मेहनत करते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं और जब इम्तिहान देते हैं पेपर लीक हो जाता है तो वो हताश हो जाते हैं। इस पर उनकी छाप है। इस पर छाप है सरहद पर तैनात उस सैनिक की जो जाड़ा गर्मी बरसात नहीं देखता और इस सरहद की रक्षा करता है। इस पर छाप है गलवान के उन शहीदों की जिनके प्रति श्रद्धा तो छोड़िए, आरोपियों को क्लीन चिट देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया। इस पर छाप है उन सैनिकों की जिनके शौर्य और पराक्रम के बल पर यह देश सुरक्षित है, हम और आप सुरक्षित हैं, लेकिन जिनके शौर्य और पराक्रम और मनोबल को तोड़ने का काम नरेंद्र मोदी की क्लीन चिट और उनके विदेश मंत्री के ऊल जलूल बयान करते हैं। इस पर छाप है कश्मीर की, इस पर छाप है मणिपुर के लोगों की, इस पर छाप है लद्दाख की आंदोलित जनता की। इस पर छाप है उन सब बड़े सरकारी संस्थानों की जिसकी नींव पर यह देश खड़ा हुआ है और जिसको लगातार बेचने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस पर छाप है देश की जनता की, इस पर छाप है हौसले की, इस पर छाप है आशा और उम्मीद की। लेकिन क्यों मोदी जी ने ऐसा कहा? कभी आपने सोचा है? कुछ और कह सकते थे कि यह गलत है, यह नहीं संभव है, यह नहीं होगा, कुछ भी कह सकते थे। यह क्यों कहा? क्योंकि यही दिल का प्रेम है। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते हैं और मोदी जी के पुरखों का मुस्लिम लीग से ऐसा इश्क है जो छुपता नहीं है। आपको याद होगा 1942 में जब महात्मा के आह्वान पर मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सारा देश सड़कों पर था, करो या मरो का नारा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और ऐसे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में, मोदी जी के पुरखे सिंध में, मोदी जी के पुरखे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिर्फ सरकार ही नहीं चला रहे थे, अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखकर यह भी सलाह और मशवरा दे रहे थे कि इस आंदोलन का कैसे दमन किया जाए। ये ना हमारे सगे हैं, ना आपके सगे हैं, ना भारत मां के सगे हैं, ये हमेशा से सगे विभाजनकारी लोगों के हैं, विभाजनकारी पार्टियों के हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या फिर अंग्रेज हो। और असलियत यह भी है कि जब से हमारा मैनिफेस्टो जारी हुआ है बीजेपी में खलबली मची हुई है। बेचारों को समझ ही में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। वैसे ही 180 पर अटके हुए हैं, शनै शनै वो अब कम होता जा रहा है। और इसीलिए मैं 1 मिनट में जरूर अपने मैनिफेस्टो का, जरूर अपने न्याय पत्र का जिक्र करना चाहती हूं कि क्यों हमें फक्र है इस पर, क्यों लोग कह रहे हैं कि एक व्यापक दृष्टिकोण है, क्यों लोग कह रहे हैं कि यही देश की तकदीर और तस्वीर बदलेगा। हर उस समस्या का, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, आर्थिक असमानता हो, गरीबी हो, भूखमरी हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध हो, हर उस समस्या का जिसको देश ने 10 साल में झेला है, इस मैनिफेस्टो में पूरी तरह से समाधान है। युवा बेरोजगारी का दंश सह रहा है। हम कहते हैं हमारी सरकार बनेगी 30 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। हमारा कहना है कि हम अप्रेंटिसशिप स्कीम के अंतर्गत 1 साल के लिए हर ग्रेजुएट और हर डिप्लोमा धारक को 1 लाख का स्टाइपेंड देंगे।
हम कहते हैं कि पेपर लीक से आपका हौसला टूटेगा नहीं, क्योंकि ऐसा सख्त कानून बनाएंगे कि आपके साथ भविष्य के खिलवाड़ करने वालों की रूह कांप जाएगी। हम कहते हैं कि 4 साल ठेके पर सरकार सेना की नौकरी नहीं चलेगी, अग्निवीर को खत्म करेंगे और पुरानी जो विधि थी उसको बहाल करेंगे। हम किसानों जिनका हौसला टूट गया, जिनको आतंकी कहा गया, जिनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिनके रास्ते में कीलें गड़ा दी गई, हम उन किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। हम उनका कर्जा माफ करेंगे, 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ नहीं करेंगे। हम उनके खेती को, उनके बीज को, उनकी खाद को, उनकी दवाई को, उनके खेती के उपक्रम को जीएसटी से मुक्त करेंगे। हम नारी के हाथ में संसाधन देंगे। महालक्ष्मी स्कीम के चलते हम गरीब परिवार की महिला मुखिया को 1 लाख रुपए सालाना देंगे। हम नई सरकारी नौकरियों में महिला को 50% आरक्षण देंगे। हम श्रमिकों के न्याय की बात करते हैं। हम मनरेगा, जिसने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल के रख दी, हम उसके मानदेय को प्रतिदिन बढ़ाकर 400 रुपए करेंगे। हम गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देंगे। हम 25 लाख रुपए की एक हेल्थ योजना की बात कर रहे हैं, जैसे हमने राजस्थान में चलाई, जिसके तहत इलाज, दवाई, टेस्ट सब उसमें आएगा। हम हिस्सेदारी की बात करते हैं। हम कहते हैं कि गिनती करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप सामाजिक और आर्थिक सेंसस नहीं कराइएगा, नहीं पता चलेगा कि समस्या कितनी है। हम हाशिए पर दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, पिछड़े लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। हम पता करेंगे कि वो कौन गरीब जनरल कास्ट के भी लोग हैं जो दंश सह रहे हैं गरीबी का और जिनकी मदद होनी चाहिए। हम जंगल जमीन पर कानूनी हक देंगे लोगों को। वन अधिकार अधिनियम लागू किया जाएगा। हम आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों को अधिसूचित करेंगे। हम राज्यों की बात करते हैं। हम मोदी जी की तरह मुंह नहीं मोड़ लेते हैं। हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस बहाल किया जाएगा, यह कहते हैं। पौंडीचेरी को, पुदुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। आंध्रा को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। लद्दाख में आज भी लोग सड़कों पर आंदोलित है, वहां पर धारा 144 लगाकर इंटरनेट सस्पेंड करके दमन किया जा रहा है। हम 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर लद्दाख की जनजातियों को उसमें इंक्लूड करेंगे। हम मणिपुर की वर्तमान सरकार को बर्खास्त करेंगे और सुलह आयोग की एक नियुक्ति करेंगे। यह होता है एक व्यापक दृष्टिकोण, जहां पर युवाओं की बात हो रही है, किसानों की हो रही है, महिला की हो रही है, श्रमिकों की हो रही है, हिस्सेदारी की बात हो रही है, जहां पर देश के राज्यों की बात हो रही है। और यह कांग्रेस का वादा है और जनता जानती है। हम जब वादा करते हैं तो उसको पूरा करते हैं। यह कांग्रेस की ही सरकार थी जिसने सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा बिल जैसे बड़े बड़े कानून दिए। ये कांग्रेस की कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में चलने वाली सरकारें हैं, या हमारी राजस्थान और छत्तीसगढ़ की वो सरकारें जो अब नहीं रही। हमने जो कहा वो पूरा किया, चाहे वो गृह ज्योति हो, गृह लक्ष्मी हो, रायतू भरोसा हो, तमाम ऐसी चीजें। तो लोगों को भरोसा है कि कांग्रेस जो वादा करती है उसको निभाती है, क्योंकि ये कांग्रेस की गारंटी है, ये किसी का जुमला नहीं। I will very briefly make a statement in English on the absolutely deplorable and declassé language that the Prime Minister of this country chooses to use against India's opposition. I'm not surprised at all that after 10 years of being in government, the Prime Minister does not have one, and I'm insisting on the word, not one achievement that he can seek votes for. He does not have a report card where he can show to the people and seek vote in its favors. His report card says failure. He has failed this country on every front. And I'm not surprised at all that he has resorted to the old script, the old narrative of division of Hindus and Muslims. How dare, absolutely how dare he call our manifesto with an imprint of the Muslim League? But that actually shows his deep love, his deep affection, his deep affiliation for the Muslim League, and that's not new. It's historic, and we'll just talk about it. But I do want to spend a minute talking about our manifesto and whose imprint there really is. Our manifesto is being widely discussed. Experts, economists, people at large sections of media, including some of our opponents, are of the view that this is the blueprint for the future that India needs. This is the solution that India needs to the problems that have arisen in the last 10 years. Problems of unemployment,
problems of othering, problems of poverty, problems of high prices, problems of crime against women. This manifesto was not prepared in a room on the recommendations of two crony capitalists. This manifesto was prepared on the basis of aspirations, feedback, challenges that the people of this country voiced. The crores of people who met us during the Bharat Jodo Yatra, the Bharat Jodo Nyaya Yatra, wide consultations that we had across states of this country. It's a reflection, it is the voice of India. And I will take a minute to just talk about the imprint that one sees on our manifesto. Our manifesto is largely built on 5 pillars, and those pillars are pillars of justice as far as the youth is concerned: Yuva Nyay, Kisan Nyay, Nari Nyay, Shramik Nyay, and Bhagidari Nyay. But I do want to talk to you about whose imprint there really is. There is an indelible imprint of the youth of this country in our manifesto. There's an imprint